देखिए, आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल 108 ए पाठ पर अध्ययन और चिंतन अर्थात रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमें क्या लिखना होता है और किस तरीके से लिखना होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें से पहला है आपका दिव्यास्वप्न गीजूभाई बधेका, अर्थात उनका जीवन परिचय है। दक्षिणामूर्ति, अर्थात उन्होंने शिक्षा के प्रति, विद्यालय के प्रति क्या-क्या योगदान दिए, उनमें उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं तथा उनमें क्या-क्या कमियाँ हैं, वो आपको लिखनी होती है। सेकेंड है अपना इवान इलिच द्वारा लिखित स्कूली शिक्षा समझ, अर्थात इन्होंने स्कूली शिक्षा का विरोध किया। वहीं बात करें दिव्यास्वप्न गीजूभाई बधेका ने, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को खेल कूद के माध्यम से विस्तारित करने के बारे में कहा। तो सबसे पहले एक-एक पॉइंट करके हम देखते हैं कि हमें इस फाइल में क्या-क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। तो जैसा कि हमने कहा कि आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं, जिसमें से पहले है हमारे गीजूभाई बधेका। तो इनके जीवन परिचय सबसे पहले पेज पे हम लिखेंगे उनका जीवन परिचय, अर्थात उनका पुराना नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ-कहाँ कार्य किया, अर्थात गीजूभाई बधेका जो है हमारे, वह बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। सेकेंड पेज की बात करें हम, तो यहाँ पे दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, अर्थात उन्होंने क्या उसके बारे में बताया कि विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बच्चे उन्हें क्या कहते थे। थर्ड पेज पे हम आते हैं, तो थर्ड पेज पे हम बाल केंद्रित शिक्षा बताएंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा आखिर होता क्या है और उसमें उन्होंने क्या-क्या योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण पत्रिका, अर्थात उन्होंने अपने शिक्षण पत्रिका में क्या बताया और उससे अन्य समाज के लोगों को पर क्या प्रभाव पड़ा और उससे क्या लाभ हुआ। नेक्स्ट पेज पे होगा हमारा गीजूभाई की बाल केंद्रित शिक्षा का संक्षिप्त स्वरूप, अर्थात उन्होंने कौन-कौन सी विधि का प्रयोग किया किस-किस विषय को पढ़ाने के लिए, अर्थात उन्होंने अपनी कुछ विधियाँ दी थी जिसके थ्रू बालकों को पढ़ाएं तो वह शिक्षा के प्रति अधिक अग्रसर होंगे, प्रसन्नचित्त होकर उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि सभी विषयों के लिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से, किस विधि द्वारा हमें बच्चों को उस विषय के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति रुचि रखनी चाहिए। उसके बाद से हमारा दिव्यास्वप्न, अच्छा उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी दिव्यास्वप्न, उसमें था क्या, तो प्रथम खंड का प्रयोग का आरंभ उसको कहते हैं। सेकेंड था हमारा दूसरा खंड प्रयोग की प्रगति, तीसरा खंड में था 6 महीने बाद, और चौथा खंड था अंतिम सम्मेलन, अर्थात उन्होंने क्या-क्या अपने प्रयोगों में इन कुछ महीनों में या फिर कह सकते हैं कुछ खंडों में क्या-क्या कहा और उसका प्रभाव बच्चों पर क्या हुआ। दूसरा खंड, अर्थात दूसरे खंड में उन्होंने अपने बालकों को किस प्रकार से प्रभावित किया और उन्हें शिक्षा के प्रति किस प्रकार अग्रसर किया। ठीक उसी प्रकार 6 महीने के अंत में क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ और अंतिम सम्मेलन क्या था, उससे बालकों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे दिव्यास्वप्न का विश्लेषण, अर्थात दिव्यास्वप्न के विश्लेषण में हमें उससे हमें क्या लाभ हुआ, उसका जो भी रिजल्ट, जैसा हम निष्कर्ष कहते हैं, उसमें क्या-क्या जो भी उनके पढ़ाने का तरीका था, उससे बालकों पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से बालक उस सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाए। फिर दिव्यास्वप्न द्वारा दिया गया सुझाव, उन्होंने क्या-क्या सुझाव दिया उसके बारे में लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम विस्तारित करेंगे, जो हमने वहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शॉर्ट में किया था उसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा होता क्या है, अर्थात बालकों को ध्यान में रखने, बालकों के मानसिक स्थिति को ध्यान में रख के जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से लाभ तो है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा के कारण विद्यालय में कौन-कौन सी समस्याएं या फिर कौन-कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम लिखेंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व है। उसके बाद से अगले पॉइंट पर हम लिखेंगे गीजूभाई बधेका का योगदान, अर्थात गीजूभाई बधेका ने अपने पुस्तक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। और संदर्भ ग्रंथ सूची में आप लिखेंगे, जैसा कि इसके पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि
आपने ये जो भी टॉपिक्स लिखे थे वो कहाँ से लिखे हैं उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद से हम आता है डे स्कूलिंग सोसाइटी बाय इवान इलिश, अर्थात इवान इलिश ने स्कूल का विरोध किस प्रकार से किया और क्या उन्होंने उस स्कूल का विरोध करने का कारण क्या था और किस तरीके से उन्होंने उसमें सुधार के लिए अनेक अपने मत दिए। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि किसी भी राइटर या किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए उनका जीवन परिचय लिखना अनिवार्य होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इवान एलिस ने कौन कौन सी पुस्तकें कब प्रदान की उसके बारे में हम लिखेंगे। फिर उनका सामाजिक परिदृश्य क्या था, क्यों वह स्कूल का विरोध कर रहे थे, क्यों स्कूली शिक्षा प्रणाली का वो विरोध कर रहे थे, क्यों उन नियम शर्तों को नहीं मान रहे थे, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगले हम पॉइंट में देखेंगे शैक्षिक दर्शन, अर्थात इवान इलिश ने शैक्षिक दर्शन को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा के उद्देश्य, अर्थात इवान इलिश द्वारा जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे, जैसे कि समाज शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्ञान हस्तांतरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके साथ ही साथ संस्कृति के विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षक शिक्षार्थी संबंध एवं अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षक अभिभावक के रूप में होना चाहिए, शिक्षक प्रसारक के रूप में होना चाहिए, शिक्षक उपचारक के रूप में होना चाहिए। उनके अनुसार विद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और उसके लिए मुख्य रूप से किसको केंद्र बिंदु रखा जाए, अर्थात दिवा स्वप्नों में जैसे गिरधर भाई बधेका ने बालक को केंद्र मानकर उसके बाद से विद्यालय की व्यवस्था करने के लिए कहा है, बिल्कुल उसी प्रकार कुछ इनका भी है। बस इन्होंने यह कहा कि विद्यालय जो होता है उसमें जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वही विद्यालय में पढ़ सकता है, जिनके पास नहीं है उनमें हीनता की भावना आती है, वो खुद अपने आप को पिछड़ा समझता है या निम्न समझता है, ये भावना किसी के अंदर ना आए, इसके कारण उन्होंने स्कूली व्यवस्था का विरोध किया। इनका सारांश क्या है, अर्थात विद्यालय से संबंधित उन्होंने क्या क्या अपने मत दिए, उसका जो भी बालकों पे प्रभाव या फिर जो भी हमारे समाज पे प्रभाव पड़ा वह क्या पड़ा। और इससे पहले जैसा कि हमने कहा कि संदर्भ ग्रंथ सूची में यह लिखा जाता है कि यह जो भी वीडियो आपका है या फिर जो भी टॉपिक्स है आपने वह सब कहाँ से लिया है उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।